प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रखेंगे मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला। राज्य के 16 जिलों के 2,80,000 से ज्यादा परिवारों को कवर करेगी ये योजना। साल 2024 तक हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहम ये योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित। कहा, भारत और अमेरिका की भागीदारी कोविड महामारी के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को फिर से तेजी से पटरी पर वापस लाने में निभा सकती है अहम भूमिका। भारत को बताया इस समय निवेश के लिए सबसे बेहतरीन स्थान। कहा, अमेरिका जैसे देश भारत में उपलब्ध अनंत अवसरों का उठा सकते हैं लाभ। अमेरिकी चीन संबंधों में आया तनाव। अमेरिकी बौद्धिक संपदा और अमेरिकियों की निजी जानकारी की रक्षा करने के लिए अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन में अपने वाणिज्य दूतावास को बंद करने का दिया आदेश। एशियाई बाजार आए दबाव में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन पर अपनी निर्भरता कम करने का भारत से किया आग्रह। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के लिए बताया चीन को जिम्मेदार। राजस्थान में जारी सियासी घमासान। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस सरकार आई अल्पमत में और खोया अपने दल के विधायकों का विश्वास। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र। कहा, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई राज्य सरकारों को अस्थिर करने का किया जा रहा है प्रयास। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। छत्तीसगढ़ के बाद अब भोपाल, मणिपुर और जम्मू कश्मीर भी बढ़े लॉकडाउन की ओर। वहीं ईटानगर में अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद लगभग सभी अस्पतालों को सैनिटाइजेशन के लिए किया बंद। दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट हुआ रिकॉर्ड 85.22%, तो देश भर में रिकवरी रेट पहुंचा 63% के पार। देश में एक ही दिन में 28,472 लोग संक्रमण से हुए ठीक। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 15 मिलियन के पार। मरने वालों की संख्या हुई 6 लाख के ऊपर। WHO विशेषज्ञों के अनुसार 2021 की शुरुआत तक कोविड-19 वैक्सीन की फर्स्ट यूज की उम्मीद नहीं। और खेलों में चैंपियन लिवरपूल ने उठाई इंग्लिश प्रीमियर लीग की ट्रॉफी। खिताब पर 19वीं बार जमाया कब्जा। चेल्सी को दी 5-3 से मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे। भारत सरकार ने 1,42,749 परिवारों वाली 1,185 बस्तियों को कवर करने के उद्देश्य से फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के लिए मणिपुर को जल जीवन मिशन के तहत धनराशि उपलब्ध करवाई है। मणिपुर सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग से प्राप्त धनराशि सहित वित्त पोषण के अतिरिक्त जो जरिए हैं उनके जरिए शेष परिवारों को कवर करने की योजना बनाई गई है। बाहरी स्रोतों से वित्त पोषित परियोजना मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना कुछ इस तरह से तैयार की गई है जिससे कि ग्रेटर इम्फाल योजना क्षेत्र की जो 25 कस्बे हैं, साथ ही साथ करीबन 1,731 ग्रामीण बस्तियों के शेष बचे परिवारों को FHTC मुहैया कराई जा पाएगी। इस तरह से यह परियोजना मणिपुर के 16 जिलों के 2,80,756 परिवारों को कवर कर लेगी। मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना वर्ष 2024 तक हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के ठोस प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक है। परियोजना का जो खर्चा है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित ऋण घटक के साथ लगभग 3,054 करोड़ 58 लाख रुपए है। वहीं भारत सरकार ने हर घर जल के मूल मंत्र के साथ वर्ष 2024 तक देश के हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। भारत में लगभग 19 करोड़ परिवार हैं। इनमें से केवल 24% ऐसे हैं जिनके पास ताजा जल के जो घरेलू नल कनेक्शन है वो मौजूद हैं। मिशन का उद्देश्य राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय समुदायों सहित सभी हितधारकों की साझेदारी के जरिए 14 करोड़ 33,21,049 परिवारों को FHTC मुहैया कराना है।
और इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, हम जानते हैं कि हर घर जल का मूल मंत्र सरकार ने दिया था कि 2024 तक हर घर तक जल पहुंचे और इसीलिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। किस तरह आज मणिपुर जलापूर्ति परियोजना जो है वो किस तरह से अहम घटक के रूप में योगदान देगी? देखिए, सबसे पहली बात आंचल मणिपुर या पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात की जाए तो ये प्रधानमंत्री जी के दिल के काफी करीब है। और ये एक ऐसा इलाका है पूर्वोत्तर क्षेत्र जहां देश में अगर इस बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर दौरे कहीं प्रधानमंत्री जी के हुए हैं तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुए। इस लिहाज से क्योंकि प्रधानमंत्री का मानना है, एक तरह से वो अष्टलक्ष्मी कहते रहे इस क्षेत्र को। उनका मानना है कि अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकसित होता है तो उसके जरिए देश को भी विकसित किया जा सकेगा। उस लिहाज से पिछले 5-6 वर्षों में कई बड़े कार्यक्रम शुरू किए गए और खास तौर से पूर्वोत्तर क्षेत्र में ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि टूरिज्म हो या फिर वहाँ रोजगार की संभावनाएं और बढ़ाने की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। रेलवे को हर राज्य तक पहुंचाने की बात। अब जो जल जीवन मिशन के तहत आज ये बड़ी परियोजना की शुरुआत हो रही है मणिपुर के लिए। मणिपुर के लिए निश्चित तौर पर एक तरह से मणिपुर को न सिर्फ हर गांव के लोगों को इससे फायदा होगा बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी एक आस मिलेगी। और जो प्रधानमंत्री का एक सपना है, उनकी योजना है कि 2024 तक हर घर तक टैप के जरिए, एक फंक्शनल टैप के जरिए पानी तक पहुंचाया जाए, वो काफी महत्वपूर्ण योजना रहेगी। और देखिए, आप इस योजना को भी अगर देखेंगे आंचल, खासतौर से इस अगर साल की बात की जाए तो हर दिन करीब 1 लाख टैप कनेक्शन पहुंचाए जा रहे हैं घरों तक। तो ये एक बहुत बड़ी योजना है। 16 करोड़ घरों तक करीब टैप कनेक्शन को साल 2024 तक पहुंचाना है। और उस लिहाज से अगर देखें तो 3.2 करोड़ घरों तक हर साल पहुंचना है, यानी 88,000 घरों तक हर साल पहुंचना है। लेकिन सरकार 1 लाख घरों तक इस टैप कनेक्शन को पहुंचा रही है। इस लिहाज से समय से आगे ये योजना चल रही है, महत्वपूर्ण योजना। और एक बहुत जरूरी जो चीजें होती है, जैसे जी। शौचालय पर प्रधानमंत्री का बहुत ज्यादा जोर था। हर घर तक शौचालय पहुंचाने की उन्होंने शुरुआत की थी। और जो खुले में शौच से मुक्त कराने का देश को उन्होंने मुक्त कराया। तो उस लिहाज से हर देशवासी को साफ पीने का जल उपलब्ध कराने के लिहाज से आज मणिपुर से इस बड़ी योजना की शुरुआत हो रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात आप कह सकते हैं आंचल। बिल्कुल। और साफ तौर पर हम जानते हैं कि जब इस तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं सुधाकर, और खास तौर पर राज्य सरकारों का और जो लोकल लेवल बॉडीज हैं जैसे कि पंचायत सिस्टम है, उसका सामंजस्य बिठाना काफी अहम होता है। किस तरह से आप इसको देखते हैं कि इसे सफल बनाने के लिए जो आपसी सामंजस्य है वो बेहद जरूरी है? और जब हम जानते हैं कि इस परियोजना को इस तरह से तैयार किया गया है कि ग्रेटर इम्फाल के तमाम जो कस्बे हैं उनको भी जोड़ा जाएगा इसके अंतर्गत। जी बिल्कुल। देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि इसको एक तरह से इम्प्लीमेंट करने में है या इसकी योजना तैयार करने में जो स्थानीय स्वशासन है, जो पंचायत है, उनकी भूमिका बड़ी की गई है। और ये जरूरी भी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि दिल्ली से अगर कोई योजना थोपी गई और उसको गांव में इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि हर जगह, हर राज्य, हर कस्बे, हर गांव की अलग अलग तस्वीर होती है। उस लिहाज से एक तरह से ज्यादा स्वतंत्रता गांव को, ज्यादा स्वतंत्रता पंचायतों को इस चीज में मिली है। एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट है वो दिल्ली से मिलेगा, तो ये महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से इसको इम्प्लीमेंट कराने में, इसको जमीन पर उतारने में बहुत आसानी मिल रही है। और जो इम्फाल के सिर्फ शहरी इलाके नहीं, जो ग्रामीण इलाके हैं, सब जगह ये हर गांव तक पहुंच सकेगा। इस लिहाज से ये योजना, इस लिहाज से ये पूरे देश के लिए ये योजना तैयार की गई है। तो ये कह सकते हैं काफी जी। महत्वपूर्ण, इसलिए ये कामयाबी भी मिल रही है कि 1 करोड़, माफ कीजिएगा, 1 लाख कनेक्शंस प्रतिदिन। और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं आप कह बिल्कुल। सके। जो इस देश में जहां इतने परिवार थे, 19-20 करोड़ परिवार थे, वहां सिर्फ 3-4 करोड़ परिवारों तक ही टैप कनेक्शन पहुंचा था। अब बिल्कुल। ये है कि हर साल 3.25 करोड़ घरों तक ये टैप कनेक्शन पहुंचाना है। तो ये बहुत बड़ी योजना है। और लेकिन उसी बड़े पैमाने पर इसका संचालन भी हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बहुत अहम बात है। आपने कहा सुधाकर कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए खास तौर पर जो मणिपुर जलापूर्ति परियोजना है ये अपने आप में काफी अहम है और आगे जाकर भविष्य में जब हम जानते हैं हर घर तक जल पहुंचाने में काफी मददगार साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।
और अब बात करते हैं इंडियाज आइडिया समिट को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंडिया आइडिया समिट को संबोधित किया। वर्चुअल समिट की मेजबानी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा किया जा रहा था। इसमें भारत अमेरिका सहयोग और उनके संबंधों पर चर्चा हो रही है। इस समिट का थीम बेहतर भविष्य का निर्माण है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश करने का आह्वान किया और देश में किए जा रहे जो विकास कार्य हैं उनका उल्लेख करते हुए उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना के बाद के विश्व में अहम भूमिका निभा सकते हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडिया समिट में मुख्य वक्ता के तौर पर जोरदार तरीके से दुनिया को भारत की ताकत के बारे में बताया। अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की भागीदारी कोविड महामारी के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को फिर से तेजी से पटरी पर वापस लाने में अहम भूमिका निभा सकती है। For this vision, there are few better partners than the United States of America. India and the USA are two vibrant democracies with shared values. We are natural partners. Thus, US-India friendship has scaled many heights in the past. Now, it is time our partnership plays an important role in helping the world bounce back faster after the pandemic. पीएम ने कहा कि इस समय निवेश के लिए भारत सबसे बेहतरीन स्थान है। उन्होंने कहा कि भारत की क्षमताओं को इससे भी समझा जा सकता है कि साल 2019-20 के दौरान उससे पहले के साल के मुकाबले 20% ज्यादा विदेशी निवेश देश में आया था। इतना ही नहीं, कोरोना संकट के समय जब दुनिया के देश मंदी से जूझ रहे थे, उस वक्त भी भारत में खासा विदेशी निवेश आया। See what has happened even during the ongoing pandemic. In the middle of COVID, India has attracted foreign investment of more than $20 billion between April and July 2020. इस वर्ष अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल के गठन की 45वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये वर्चुअल सम्मेलन कोरोना संकट के समय हो रहा है, लिहाजा इस वर्ष की थीम भी मौके को ध्यान में रखते हुए बेहतर भविष्य का निर्माण रखी गई है। ऐसे में देश के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी शहरों के मुकाबले ज्यादा होने का उदाहरण देते हुए पीएम ने भारत में उपलब्ध आर्थिक अवसरों को सामने रखा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, नागरिक उड्डयन, रक्षा और अंतरिक्ष सहित वित्त और इंश्योरेंस जैसे क्षेत्रों की बात करते हुए कहा कि अमेरिका जैसे देश भारत में उपलब्ध अनंत अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। इससे दोनों देशों की दोस्ती को और भी मजबूत किया जा सकेगा। The rise of India means a rise in trade opportunities with a nation that you can trust. A rise in global integration with increasing openness, a rise in your competitiveness with access to a market which offers scale, and a rise in your returns on investment with availability of skilled human resources. Friends, for this vision, there are few better partners than the United States of America. India and the USA are two vibrant democracies with shared values. कोरोना संकट के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आए प्रभाव की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि इससे ये संदेश भी मिला है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विविधता लाना कितना जरूरी है। Global economic resilience can be achieved by stronger domestic economic capacities. This means improved domestic capacity for manufacturing, restoring the health of the financial system, and diversification of international trade. आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से जुड़े सभी प्रतिभागियों से भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने का आह्वान किया। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो खुले विचार होते हैं वो खुले बाजार को आमंत्रण देते हैं, जिससे
हर देश में समृद्धि आती है। वहीं इंडिया आइडिया समिट में ऑनलाइन संवाद सत्र के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों में वैश्विक एजेंडे को आकार देने की क्षमता है। भारत और अमेरिका को वाणिज्य संबंधों में लंबित समस्याओं का समाधान करने और बड़े परिदृश्य की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। इस मौके पर माइक पोम्पियो ने चीन को लद्दाख में गतिरोध के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका में चल रहे इंडिया आइडिया समिट के दूसरे दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी बात रखी। उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में विश्व को आकार देने की क्षमता है। Two big basket of issues that we should be looking at. These are the two drivers, in fact, in the last 20 years of a stronger relationship. One is the geopolitical basket. The other is people tie. Each one is a game changer in themselves. They reinforce each other. They have in the last 20 years. And I think they have the potential to actually create a very durable relationship between India and the United States. विदेश मंत्री ने अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात की। साथ ही उन्होंने व्यापार से जुड़े मसलों को हल करने की जरूरत पर जोर दिया। I would give a lot of emphasis to resolving our trade problems, trying to, take the sort of the journey into a higher gear than it has been before. I do believe it's very possible because I'm very wired to what's going on the trade side. अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सम्मेलन में कहा कि भारत ने अमेरिका समेत कई देशों का भरोसा जीता है। India is in this position because it has earned the trust of many nations around the world, including the United States. We also want to work with India to advance the Blue Dot Network, an initiative to promote high-quality, transparent infrastructure development. This effort is crucial to adopt because free markets are the best way to lift people out of poverty. India has seen that in its own recent past. चीन के मसले पर पोम्पियो ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़पों के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। Recent clashes initiated by the PLA are just the latest examples of the CCP's unacceptable behavior. We were deeply saddened by the deaths of 20 Indian service members. I'm confident that with our concerted efforts, we can protect our interests. I especially commend India's recent decision to ban 59 Chinese mobile apps, including TikTok, that present serious security risks for the Indian people. And I'm happy to report that India is a rising U.S. defense and security partner in the Indo-Pacific and globally. इस आभासी शिखर सम्मेलन में भारतीय और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, कारोबार जगत और समाज के प्रमुख विचारकों ने हिस्सा लिया। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं बाढ़ की और रुख करते हैं बिहार का। बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाकों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि नेपाल और बिहार में कई नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में बारिश की कमी से हालात थोड़े बेहतर होने की उम्मीद है। बिहार में 10 जिलों की 245 ग्राम पंचायतों की 4.5 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विभीषिका झेल रही है। सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सहरसा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, सारण और गोपालगंज में बाढ़ का असर है। बाढ़ के पानी में डूबने से कल 5 बच्चों की मौत हो गई। इससे पूर्व पिछले 2 दिनों में बिजली गिरने की घटना में राज्य के 17 लोगों की मौत हो चुकी है। गोपालगंज के निचले इलाकों में बीती रात से ही लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की चेतावनी साफ तौर पर अधिकारी देते हुए नजर आए। बिहार के गोपालगंज और पड़रौना में अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर गंडक, बागमती, कोसी, कमला, बालान और महानंदा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। बाढ़ की सबसे खराब स्थिति पश्चिमी चंपारण के बेतिया और पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में है। यहां अधिकांश इलाके में जो सड़क संपर्क है वो टूट गया। बगहा में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर पश्चिमी चंपारण जिला की जो डीएम है कुंदन कुमार ने नगर के गंडक नदी तटबंधों का निरीक्षण किया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया और दरभंगा में राहत और बचाव के कार्य कर रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 78 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 42,000 लोगों को भोजन दिया जा रहा है। और बाढ़
में जब बिहार का ये हाल है, तो आइए अब बात कर लेते हैं कि असम में इस वक्त क्या स्थिति है। असम बाढ़ अपडेट की अगर बात की जाए तो असम में बाढ़ की स्थिति पिछले कुछ घंटों में और खराब हो गई। यहां अब कुल प्रभावित लोगों की संख्या 26 लाख से अधिक हो गई है। फिलहाल राज्य में बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण 89 मौतों के साथ 115 का आंकड़ा छू लिया। बारपेटा, मोरीगांव और दुबरी के बाद करीबन 4.7 लाख बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ गोलपारा जिला सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। डिब्रूगढ़, जोरहाट, सोनितपुर, गोलपारा और दुबरी जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वर्तमान में 26 जिलों के 75 राजस्व क्षेत्रों के अंतर्गत 2525 गांवों के साथ फसलों को नुकसान पहुंचा। इधर मौसम विभाग ने राज्य में अलग अलग स्थानों पर भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है। असम में अभी 45,000 से अधिक कैदी 221 राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। और ये असम पर जो बाढ़ अपडेट है उस पर जानकारी के लिए बात कर लेते हैं असम से ही हमारे संवाददाता कमल बोरा से। कमल, जिस तरह से खबर में पढ़ रही थी, जो निचले इलाके हैं वहां पर लगातार पानी भरता जा रहा, खासतौर पर मोरीगांव और बारपेटा में हालात इस वक्त बेहद खराब हैं और आज भी उम्मीद जताई जा रही है भारी से भारी बारिश की संभावना की। फिलहाल स्थिति क्या है? जी बिल्कुल आंचल, अगर फिलहाल अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस वक्त का जो जमीनी हालात है वो काफी हद तक गंभीर हो चुका है, क्योंकि लगातार बारिश यहाँ पे हो रहा है। और आपने जिस तरीके से बताया, जो मेजर जिला है जो जोरहाट, डिब्रूगढ़, धुबरी, ग्वालपारा, इन सभी जिलों में जो ब्रह्मपुत्र नदी के जो पानी है वो पानी में काफी हद तक यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और डेंजर लेवल के ऊपर यहाँ पे पानी बह रहा है। ऊपर से अगर हम लोग दूसरे नदियों की भी बात करें तो यहाँ पे भी हर एक जगह पे नदियों का पानी जल स्तर काफी हद तक यहाँ पे बढ़ चुका है, डेंजर लेवल के ऊपर बह रहा है। हर दिन नए नए गांव बाढ़ के चपेट में आ रहा है और आज शाम तक जो आपने ये आंकड़ा बताया, जो 26 लाख से भी ऊपर अभी फिलहाल बाढ़ पीड़ित है, ये आंकड़ा बहुत हद तक ये बढ़ने का संभावना अभी फिलहाल दिख रहा है, क्योंकि परिस्थिति दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है और ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऊपर से अगर IMD के प्रेडिक्शन की बात करें तो अगले जो 48 घंटे हैं, 48 घंटों में हर एक जिले में यहाँ पे हैवी टू हैवी रेनफॉल होने का संभावना अभी भी बताया जा रहा है। तो इससे यही हम बता सकते हैं कि हालत और भी गंभीर होने का आशंका है और ये बाढ़ परिस्थिति से शायद छुटकारा पाने में असम को अभी भी काफी वक्त का जरूरत होगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे इरोजन प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे फिलहाल बन चुका है। माजुली जो सबसे बिगेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का, काफी नुकसान वहाँ पे भी हुआ है। काफी लोगों का घर वहाँ पे डूब गया है, जमीन यहाँ पे जमीन का नुकसान हुआ है, जमीन बह गया है पानी में। तो ये हालात है फिलहाल और सरकार की कोशिश है कि लोगों को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जिस तरीके से चला रहे हैं, लोगों को कम से कम तकलीफ हो, ये कोशिश सरकार की ओर से जारी है। और मैं और एक इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ, कल ही जो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत ने चीफ मिनिस्टर से बातें की और 348 करोड़ रुपया और देने की बात की घोषणा की है, जिससे फ्लड रिलीफ यहाँ पे चलाने में बहुत आसानी होगा। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही असम में जो है वो बाढ़ से जो जूझ रहा है असम, हालात सुधरेंगे। हालांकि लगातार हम जान रहे हैं कि भूस्खलन के साथ साथ कोविड-19 की भी दोहरी चुनौती है जिससे असम प्रशासन को निपटना है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब असम के बाद लिए चलते हैं आपको राजस्थान, जहां पर सियासत इस वक्त गर्मा रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बुधवार को कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र से ये स्पष्ट हो गया कि उनकी सरकार अल्पमत में है। पूनिया ने प्रदेश की जनता के नाम जारी 3 पन्नों के एक पत्र में ये बात कही। इसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा आज प्रधानमंत्री को लिखे पत्र से ये स्पष्ट हो गया कि सरकार अल्पमत में है और अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ये कहा कि राज्य में कांग्रेस की निर्वाचित सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है और इस षड्यंत्र में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हैं। इसके बाद शाम को पूनिया की ओर से एक पत्र जारी किया गया। इसमें राज्य में लगभग एक पखवाड़े से जारी राजनीतिक खींचतान का जिक्र करते हुए ये कहा गया कि आप सब जानते हैं कि किसी तरह से इस अराजकता की दोषी कांग्रेस पार्टी खुद है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोग बिना वजह भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। पूनिया के अनुसार खुद की लड़ाई में सत्ता खोने के भय ने मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को विचलित कर दिया। भाजपा नेता के अनुसार
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार राजनीतिक नैतिकता और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर प्रायोजित रूप से विधायकों की खरीद फरोख्त का न केवल आरोप लगाते हैं, अपितु भाजपा के नेताओं को षड्यंत्र पूर्वक बदनाम करने की साजिश भी रचते हैं, जो पिछले दिनों की घटनाओं से साबित हो गया। रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां की राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर राज्य सरकार ने भोपाल में 24 जुलाई की रात से 10 दिन का लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया। बाद में उन्होंने ट्वीट किया, भोपाल में 10 दिन के लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दवा, दूध, सब्जी और सरकारी राशन की दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही भोपाल के सभी लोगों से आग्रह है कि वे जरूरी सामानों का इंतजाम 2 दिन में कर लें। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए बृहस्पतिवार दोपहर 2 बजे से पूरे राज्य में 14 दिन तक कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लागू रहेंगी। सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शाम को हुई मंत्रिपरिषद की आपातकालीन बैठक में ये फैसला लिया गया है। उधर जम्मू कश्मीर के कश्मीर डिवीजन में बांदीपोरा को छोड़कर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में बुधवार शाम से 27 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया। हालांकि इन इलाकों में कृषि, बागवानी और भवन निर्माण की गतिविधियां चालू रहेंगी। माल आपूर्ति वाहन, एलपीजी वाहन और तेल टैंकर्स को लॉकडाउन से छूट रहेगी। और आइए डालते हैं नजर कि दुनिया भर में कोविड की स्थिति क्या है। दुनिया भर में कोविड-19 से प्रभावित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में जो संक्रमित लोग हैं, उनकी संख्या बढ़कर 1,53,71,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि इस महामारी से 6,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही कोविड-19 महामारी से अमेरिका की अगर बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यहाँ पिछले कुछ महीनों से कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस से 1,42,942 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस ने न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। यहाँ करीबन 32,520 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 महामारी से अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देश है ब्राजील। 81,000 से ज्यादा लोगों की मौत यहां पर हुई। और वहीं कोविड-19 से प्रभावित देशों में रूस चौथे स्थान पर है, जबकि कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या यहां पर 12,722 हो गई। पेरू में भी कोविड-19 से जो संक्रमित लोग हैं, उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कोरोना से 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा मेक्सिको की अगर बात की जाए तो वहां पर कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3 लाख को पार कर गई और इससे करीबन 41,190 लोगों की मौत हुई है। और अब रुक करते हैं खेल की खबरों का। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बुधवार को खेले गए मुकाबले में प्रतियोगिता की चैंपियन लिवरपूल ने चेल्सी को 5-3 से हरा दिया। इस जीत के बाद लिवरपूल ने ट्रॉफी को उठाया। बड़ी बात यह कि टीम ने जून महीने में ही ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया था। चेल्सी पर दर्ज 5-3 की जीत में नेबी केइटा, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड और जॉर्ज जिनियो के साथ रॉबर्टो फर्मिनो और एलेक्स ऑक्सलैंड चैम्बरलेन ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने मैच में एक गोल किया। वहीं चेल्सी की ओर से ओलिवर जेरॉर्ड, टैमी अब्राहम और क्रिस्टियन पुलिसिक ने गोल किए। और तलब है कि लिवरपूल ने 19वीं बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है, लेकिन 1990 के बाद टीम पहली बार चैंपियन बनी। वैसे लिवरपूल की टीम पिछले सीजन खिताब जीतने के करीब पहुंची थी, लेकिन मैनचेस्टर सिटी से खिताबी मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।